आज सुनिए, ब्रिटेन में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा प्रतिष्ठित मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अर्थात MBE सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ कथाकार तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी एक ही रंग। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सबके मुंह पर एक ही बात थी। सुबह शाम हर व्यक्ति उस दीवार के विषय में ही चर्चा कर रहा था। आखिर जय हिंद स्कूल के अहाते की दीवार थी। जय हिंद स्कूल अंधा मुगल क्षेत्र का अग्रणी स्कूल। बातें दीवार की ही थीं। आखिर ये दीवार क्यों उठाई जा रही है? जब अब तक इसके बिना स्कूल चल रहा था तो अब इसकी ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? ये सरकार बजट तो घाटे के बनाती ही है, काम भी घाटे के ही करती है। अच्छा भला स्कूल था, उसे जेल बनाया जा रहा है। कभी किसी बात का सही पहलू भी सोचा करो। अब बच्चे स्कूल से भागकर आवारागर्दी करने से बच जाएंगे। प्रिंसिपल का कितना हिस्सा होगा? अरे ये काम करप्शन, मेरा मतलब कारपोरेशन का है। फिर तो एक बात साफ हो गई, ठेकेदारी और हेरा फेरी में तो चोली दामन का साथ है। ऊपर से नीचे तक माल बनेगा और बटेगा। दीवारें तो बंटवारे का ही काम करती हैं, चाहे बर्लिन की दीवार हो या दिलों की, काम तो उसको बांटना ही है। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। किंतु इन सब बातों से बेखबर दीवार उठती ही गई। दीवार का अस्तित्व ना तो अध्यापकों को ही पसंद आया था और ना ही विद्यार्थियों को। सबको ही पहले वाले खुले वातावरण की आदत सी पड़ गई थी। अध्यापक पहले तो कॉरपोरेशन को कोसते नहीं थकते थे, स्कूल है या ओपन एयर थिएटर, किंतु अब वही दीवार उन्हें जैसे काटने लगी थी। किंतु एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उस दीवार को देखकर मन ही मन कॉरपोरेशन और प्रिंसिपल को दुआएं दे रहा था। उस दीवार को देखकर वो मन ही मन लड्डू बनाए जा रहा था। आंखों में एक अद्भुत चमक लिए उस दीवार में वो अपना भविष्य देख रहा था। वो था सुदर्शन नाई। वैसे पूंजी के नाम पर उसके पास दिखाने को कुछ विशेष नहीं था। एक पुरानी सी कुर्सी, दुनिया की एकमात्र कुर्सी जिसे छोड़ने पर सभी चैन की सांस लेते थे। एक पुराना सा शीशा जो जगह जगह से धुंधला पड़ चुका था और एक पुरानी सी संदूकची जिसमें उससे भी पुराने औजार रखे रहते। इन्हीं चीज़ों के सहारे वो किसी तरह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचे जा रहा था। माल तो ऊपर से नीचे तक बट रहा था। उसने भी अपना चक्कर चला ही लिया और फिर काम भी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, केवल एक मोड़ ही तो देना था। दीवार में कुछ ऐसे मोड़ दिलवा दिए कि वहाँ एक बिना किवाड़ की छोटी सी दुकान दिखाई देने लगी। दीवार पूरे होते ही उसने वहाँ सीमेंट की 2 चादर डलवा ली और साथ ही एक दरवाज़ा भी लगवा लिया। अब वो एक अदद दुकान का मालिक था। दिक्कतें तो बढ़ी उसके ग्राहकों की, लेकिन अब तक कांग्रेस और जनसंघ की बातें सुनने को मिलती थीं। किंतु अब सुदर्शन नाई की सोच, बातचीत, जीवन केवल एक ही विषय पर आधारित था, दीवार। दीवार कैसे कटवाई, सीमेंट की शीट कहाँ से लाया, कौन से कबाड़िए से दरवाज़ा लिया। लाला जी, अब तो दलिद्र कट गए, हम भी दुकान वाले हो गए। सालों बीत गए थे जी पटरी पर बैठे। आपसे क्या छुपा है, आप तो मेरे परमानेंट ग्राहक हैं। बस जी 2 पैसे जोड़ लूँ, इसको हेयर कटिंग सैलून बना दूंगा। ऐसे मौके की दुकान तो पगड़ी पर भी नहीं मिलेगी। लाला जी जरा दीवारें तो देखिए, खास ओवरसियर से कहकर सीमेंट भरवाया है। चाहे बाकी की दीवार टूट जाए पर मेरी दुकान को कुछ नहीं होगा। ठीक है सुदर्शन लाल, जरा ध्यान से, कहीं कट नहीं लग जाए, लाला मुकुंद लाल उकताए से बोले। सुदर्शन लाल उनके वाक्य पूरे होने की प्रतीक्षा नहीं कर सका। उससे पहले लाला जी की पाँव की जूती बन गया, गिड़गिड़ाने लगा। आपके भरोसे दिन काट रहा हूँ लाला जी, जरा दया दृष्टि रखिएगा, कहीं कोई दुश्मनी ना निकाल ले। क्यों, किसी से बैर विरोध हो गया है क्या? नहीं लाला जी, मैं गरीब आदमी, भला मैं किसी से क्यों दुश्मनी मोल लूँगा? आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो हम जैसे गरीबों के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। हमारे भगवान तो बस आप ही हैं। सुदर्शन लाल का अंतिम वाक्य लाला मुकुंद लाल को विशेष रूप से भा गया। उन्होंने खड़े खड़े भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप धारण कर लिया, ज्ञान के चक्षु खोले, मुकुंद गीता का उपदेश शुरू हो गया। सुदर्शन लाल, तू चिंता छोड़ और बेफिक्र होकर यहाँ रहे। आज के दौर में जिसने हाथ नहीं मारा वो बेवकूफ़ है।
हमारे सामने कितने ही शरीफ लोगों ने करोड़ों के घपले किए और आज भी ईमानदारी और समाज सेवा का लेबल लगाए बड़ी शान से कारों में घूमते हैं। साले, पैसा काला और कार सफ़ेद। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। यह दौलत ट्रांसपोर्ट वाला लक्ष्मीदास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मामूली क्लर्क था, आज उसी कंपनी का मालिक है। अब तू ही बता, इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया? ईमानदारी से तो ये नहीं हो सकता। अपने मालिक की मौत के कुछ अरसे बाद ही उसकी पत्नी को धोखा देकर सब कुछ हड़प गया। लक्ष्मीदास से चौधरी लक्ष्मीदास हो गया। इलाके में दबदबा है, शान है, सब लोग अपने दुखड़े लेकर उसी के पास ही जाते हैं। हमें क्या भैया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लाला मुकुंदलाल ने ठंडी सांस भरी। लाला मुकुंदलाल निकले ही थे कि चंदर भान जी आ बैठे। ग्राहक देखते ही सुदर्शन लाल की दीवार फिर खड़ी हो गई। वही सीमेंट शीट, वही दरवाज़ा। साहब जी ज़रा इधर भी कृपा दृष्टि रखिएगा, गरीब आदमी हूँ, आप लोगों की हजामत करके पेट पालता हूँ। चंदर भान सामने लगे धुंधले शीशे में अपना चेहरा देखने का असफल प्रयत्न करते हुए बोले, भाई आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का ज़माना आ गया है। अब वो अंग्रेज़ों का ज़माना तो है नहीं कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएं। अगर कोई लाठी है तो उसे घुमाते रहो, दनदनाते रहो और चैन की बंसी बजाते रहो, वरना जब तक चलती है चलाते रहो। सुदर्शन लाल को उसकी बात कोई विशेष अच्छी नहीं लगी। कैंची से उनकी मूछें ठीक करने लगा। वैसे तो इंदिरा कांग्रेस के चौधरी लक्ष्मीदास अपने खास आदमी हैं। पिछले 10 साल से उनकी हजामत बना रहा हूँ। कभी भी शिकायत का मौका उन्हें नहीं दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कोई भी मुश्किल होगी तो संभाल लेंगे। चौधरी लक्ष्मीदास का नाम चंदर भान जी के गले में बेर की गुठली की तरह फंस गया। जरा बचकर रहना, पिटा हुआ मुहरा है। पिछले चुनाव में चारों खाने चित्त गिरा था। हारा हुआ जुआरी और खोटा पैसा मुश्किल से ही साथ देते हैं। सुदर्शन लाल को चंदर भान की बेवक्त की रामायण कुछ भाई नहीं। उसके अंदर का नायक तन कर खड़ा हो गया, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने सामने खड़े तुच्छ योद्धाओं की ओर हुंकार फेंकी हो। बाबूजी भगवान का दिया खाते हैं, किसी के घर भीख मांगने नहीं जाते। यहाँ बैठा हूँ अपने दम पर, किसी लाला या चौधरी के सहारे नहीं। 10 साल हो गए यहीं बैठकर लोगों की हजामत बनाते। ये दीवार तो कॉरपोरेशन ने अब बनवा दी। मैं तो आप जानते हैं कब से यहीं हूँ। यहाँ काम करते करते कितनों के खोखे और कितनों के घर बुलडोज़रों के नज़र होते देखे हैं। सच कहता हूँ बाबूजी, कोई मेरी दुकान की तरफ आंख उठाकर तो देखे, उसकी तो मैं माँ। सुदर्शन लाल हांफने लगा था। चंदर भान जी भी सुदर्शन लाल के नाटक का आनंद लेने लगे। वैसे भी वे तो राजनीतिज्ञ थे, भांति भांति के अदाकारों के अभिनय वे प्रतिदिन देखा करते थे। उन्होंने घड़ी देखी, समय उनके पास कम था। सुदर्शन लाल को टालते हुए बोले, ठीक है भाई, हमें तो खुशी है कि तुम यहाँ टिके रहो। ठीक ठाक आदमी हो, पुराने आदमी, 100 लिहाज शर्म। सुना नहीं, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। समय ऊँट से भी कहीं अधिक अननुमेय होता है। एक बार ऊँट का तो संभवतः पता चल भी जाए कि वो कौन सी करवट बैठेगा, किंतु समय कब करवट बदलेगा किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता। समय के विषय में तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कुछ नहीं कह पाते। फिर सुदर्शन लाल तो सीधा साधा नाई ही था। समय ने करवट ली और सुदर्शन लाल की दीवारी दुकान के समीप ही एक और खोखा कुकुरमुत्ते की तरह उभर आया। ये खोखा बाबूराम नाई का था। अभी कुछ दिन ही पहले नगर निगम वाले उसका खोखा गिरा गए थे। बाबूराम भी इसी इलाके में कई वर्षों से काम करता रहा है। उसका खोखा पहले आर्य समाज मंदिर के पिछवाड़े में था। हफ्ता तो नियमित रूप से दे रहा था, फिर भी नगर निगम वालों को कभी कभी तो अपना काम भी दिखाना होता ही है ना। सो कभी कभी हफ्ता देने वाले भी उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। अब इसका क्या करें कि बाबूराम के हाथ में सुदर्शन लाल से कहीं अधिक कमाई थी। अब क्योंकि बाबूराम का खोखा नया था और उसने पैसे लगाकर शीशा भी नया लगवाया, कुर्सी भी मॉडर्न और सामान भी नया। सुदर्शन लाल की दुकान भी खोखा ही लगती थी और बाबूराम का खोखा भी सुंदर सी दुकान लगता था। ग्राहकों का भी क्या दोष, उन्हें भी चमक दमक वाली बाबूराम की खोखा सैलून ही पसंद आने लगी। चंदर भान, लाला मुकुंदलाल और चौधरी लक्ष्मीदास जैसे सुदर्शन लाल के पक्के ग्राहक भी कन्नी कतरा कर बाबूराम के यहाँ जाने लगे।
सुदर्शन लाल की दीन याचक मुद्रा पर किसी को तरस नहीं आया। उसकी खुशामद से कोई नहीं पसीजा। अब उसका काम ठंडा पड़ने लगा। एक दिन चंदर भान जी वहाँ से गुजरे तो सुदर्शन लाल ने जैसे उन्हें पकड़ कर बैठा ही लिया। लाला जी, कोई नाराज़गी है? बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए आपके। सुदर्शन लाल। चंदर भान दार्शनिक मुद्रा में पहुँच गए। बहुत दिन गुजार लिए सादगी में। अब तो सजावट और बनावट का ज़माना है। बाबू राम की दुकान कभी देखी है? कितनी साफ़ सुथरी है, हर चीज़ कितनी सुंदर लगती है। तुम्हारे यहाँ क्या रखा है? चूं चूं करती चारपाई, कुर्सी है तो अब गिरी कि तब गिरी, और उस पर तुम्हारा शीशा। नगद नारायण को हवा लगवाओ, ऊपर साथ तो कुछ ले जाओगे नहीं। ग्राहक वापस लाने हैं तो बाबू राम से बेहतर दुकान सजाओ। सुदर्शन लाल के दिमाग को ये बात जच गई। निर्णय ले लिया कि अब तो दुकान को हर हालत में बेहतर बनाना ही है। सप्ताह भर में ही नई कुर्सी, नया शीशा, रंग बिरंगे विदेशी डिब्बों में देसी पाउडर, डिटॉल की शीशी, क्रीम, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन वगैरह वगैरह आ गए। और तो और उसने अपने कपड़े भी बदल डाले। पजामे की जगह पतलून और उस पर सफ़ेद कोट। कमी थी तो केवल एक वस्तु की, बाबू राम सरीखी हाथ की सफाई की। यत्न तो काफ़ी करता रहा सुदर्शन लाल कि उसके पुराने ग्राहक फिर उससे हजामत बनवाने लगे, किंतु उखड़ी फौज और उखड़े ग्राहकों को लौटाना बहुत कठिन होता है। उसके सारे प्रयत्न और खर्चा बाबू राम की बढ़ती लोकप्रियता को नहीं रोक पाए। ताश के खेल में जीतने वाले खिलाड़ी को बहुत आनंद आता है, किंतु हारते हुए खिलाड़ी को सब बेमानी लगता है। सुदर्शन लाल में भी हीन भावना ने घर कर लिया। काम में भी उसकी रुचि कम होने लगी। झुंझलाहट में वो अब दुकान पर भी कम ही रहता। विवशता में छटपटाता तो खूब, किंतु इससे तो कुछ हो नहीं सकता था। मुंह पर अंगोछा डाले खाट पर लेटा रहता, ग्राहकों से खिंचा रहता। स्कूल के अध्यापक भी उसकी बदमिजाजी का शिकार होने लगे। अध्यापकों में अभी सुदर्शन लाल के विरुद्ध कानाफूसी चल ही रही थी कि वो स्कूल के प्रिंसिपल से उलझ बैठा। प्रिंसिपल ने केवल इतना भर ही कह दिया था कि वो दुकान से उड़ते बालों का थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि बाल उड़कर कक्षा की ओर जाते थे और विद्यार्थियों को कठिनाई होती थी। बस उखड़ गया सुदर्शन लाल। ये उखड़ना सुदर्शन लाल को खासा महंगा पड़ गया। उसी शाम को थाने से बुलावा आ गया। थानेदार की तू तड़ाक और एक करारे थप्पड़ ने सुदर्शन लाल को धरती पर ला बैठाया। हरामजादे, अब अगर तेरी शिकायत आई तो बंद कर दूंगा। एक तो गैर कानूनी खोखा बना रखा है, उस पर स्कूल के मास्टरों से ही बदतमीजी करने लगा। खाल खींच लूँगा साले की। घबराया, परेशान, दुखी और अपमानित सुदर्शन लाल जब वापस दुकान पर पहुंचा तो एक बात तो उसके मन में बैठ चुकी थी कि ये प्रिंसिपल और अध्यापक उसकी दुकान वहाँ से उठवा देना चाहते हैं। यही लोग हैं जो उसकी रोज़ी रोटी पर लात मारना चाहते हैं। 2 बेटियां हैं, उनका विवाह भी करना है। दुकान पर भी खासा व्यय हो चुका है। उस पर शनि बाबू राम सिर पर आ बैठा है, और अब ये राहु और केतु, प्रिंसिपल और थानेदार। उसका दिल बैठा जा रहा था। प्रतिशोध। उसके दिमाग में एक चिंगारी सुलगने लगी थी। इन सबसे अपने अपमान का प्रतिशोध कैसे ले? सांसी गली के अपने दोस्तों से कहकर 1-2 का खून करवा दे। खून ना सही, पर 1-2 की टांगें ही तुड़वा दे। साले सारी उम्र के लिए पंगु हो जाएंगे। खारिये मोहल्ले का जग्गू दादा भी तो मुझसे ही हजामत बनवाता है। उसी से कहता हूँ। उससे तो थानेदार भी घबराता है। 7-8 खून तो पहले भी कर चुका है वो। आज तक तो एक बार भी नहीं पकड़ा गया। पर क्या मेरे लिए कुछ करने को तैयार होगा? सोशल एजुकेशन सेंटर के भटनागर साहब हैं, वो भी मिलते तो बहुत प्यार से हैं। उनसे बात करूं, शायद कोई तोड़ निकल आए स्थिति का। वैसे तो चौधरी लक्ष्मीदास भी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। पहले तो कॉरपोरेटर भी थे। नगर निगम में भी उनकी खासी साख है। वो ये क्या सोचने लगा, भटनागर साहब या चौधरी जी से मिलकर उसका प्रतिशोध कैसे पूरा होगा? किंतु बला तो टलेगी। ठेठ मध्यम वर्ग के बाबू की तरह उसे भी अस्तित्व की ही चिंता सताने लगी थी। वो भी प्रतिशोध का केवल सपना ही देख रहा था। सचमुच का प्रतिशोध ना उसके बस में था, ना ही वो ले सकता था। पिछली बार जब सुमेर चंद उससे वोट मांगने आए थे तो कह रहे थे, सुदर्शन लाल, नगर निगम का कोई भी काम हो तो बेझिझक चले आना। अब तो निगम के स्कूल से ही टकराव हो गया था, और दुकान गिरने का डर भी निगम की ओर से ही था। वो डर अब दिल में गहरा बैठा जा रहा था।
अंततः वो सभी को मिलने गया, अपनी दारुण गाथा सुनाई। सबसे दिलासा मिला, किंतु केवल दिलासा ही मिला। सुदर्शन लाल ने अपनी जान पहचान के जो भ्रम पाल रखे थे वे एक एक करके धराशायी हुए जा रहे थे। सुमेर चंद के यहाँ भी गया था। अरे सुदर्शन लाल, तू रत्ती भर चिंता ना कर, मेरे होते तेरी छाया को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो क्या है कि मैं तो आज किसी काम से कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, लौट कर सब ठीक कर दूंगा। इस बीच अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर भारद्वाज से मिल लेना, वो तेरी सहायता अवश्य करेंगे। कह देना मैंने भेजा है। सुदर्शन लाल कातर स्वर में कराह उठा, बाबूजी, ये लोग मुझे बर्बाद करके रख देंगे। वो इस दीवार को सीधा करके मेरी इस दुकान को बंद कर देना चाहते हैं। कल भी पुलिस आई थी, वो तो मैं ही ताला लगा कर खिसक गया, नहीं तो ना जाने ये थानेदार क्यों अध्यापकों के साथ मिलकर मुझे उजाड़ने पर तुल गया है। सुमेर चंद ने फिर दिलासा हाथ में पकड़ा दिया। कहा ना सुदर्शन लाल, तू दिल छोटा ना कर। अगर मेरी गैर हाजिरी में कुछ भी हो गया तो भी मैं तुम्हें वापस वहीं ला बैठाऊंगा। अरे देश में कोई कायदा कानून भी है या नहीं? तुम अदालत से स्टे ऑर्डर ला सकते हो, डर किस बात का है? और सुमेर चंद सुदर्शन लाल को कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेला युद्ध करने को छोड़कर स्वयं यात्रा पर रवाना हो गए। शंका और दुविधा से घिरा सुदर्शन लाल अपनी दुकान पर आ बैठा। दुकान को बचाने की अंतिम तैयारी के बारे में विचार कर रहा था। अध्यापकों, प्रिंसिपल, थानेदार और राजनीतिज्ञों के चक्रव्यूह में वो अकेला घिर गया था। सामने एक भयानक काला अंधेरा था और कुछ भी नहीं। मन उसे कहीं टिककर बैठने भी नहीं दे रहा था। उठा और चौधरी लक्ष्मीदास के घर पहुंच गया। चौधरी साहब, वर्षों आपकी सेवा की है और भविष्य में भी करता रहूँगा, इस समय बचा लीजिए। नगर निगम के इस दैत्य से लड़ने वाला हरक्यूलियस उसे चौधरी लक्ष्मीदास में ही दिखाई दे रहा था। चौधरी साहब को तो आज वोट मांगने नहीं थे, फिर क्यों भला विनम्रता से बात करते? अपनी औकात में रहो मिस्टर, कौन सी सेवा की बात कर रहे हो? अरे वो तो हम ही तुम पर तरस खाकर तुमसे हजामत बनवा लिया करते थे, नहीं तो तुम जानते ही क्या हो। कभी बाबूराम का काम देखा है? सबको काम प्यारा होता है, चाम नहीं। उस दिन मुकुंदलाल तुम्हारी दुकान पर बैठा मेरे बारे में बकवास करता रहा और तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। हम तुम्हें गरीब जानकर तुम पे दया करते रहे और तुम अपने आप को 30 मार्खा समझने लग गए। हर किसी से झगड़ा, हर एक से लड़ाई। अरे नाखून कटवाई तक मांग लिया करते थे, आज कौन सा मुंह लेकर आए हो? जाओ अपनी दुकान पर जाकर शीशा देखो, सब दिखाई देगा जो तुमने औरों के साथ किया है। अंधेरी गुफा में सुदर्शन लाल अकेले ही भागा जा रहा था। गुफा बहुत सकरी थी, पैरों के नीचे छोटे बड़े पत्थर बिछे थे, उसके पांव जख्मी हुए जा रहे थे, उनमें से लहू निकल रहा था, पर उसे इस गुफा से बाहर निकलना ही था। बस भागा जा रहा था। गुफा का अंत ना तो सुझाई दे रहा था और न दिखाई। कभी गुफा के बाईं ओर टकराता तो कभी दाईं ओर। उसकी कोहनियाँ भी छिल गई थीं, शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, सांस फूलती जा रही थी। एकाएक उसका सिर गुफा की दीवार से टकराया, सिर फटा और चारों ओर लहू के छींटे बिखर गए। सुदर्शन लाल ने चौंक कर आँख खोली, अपने शरीर को टटोला, रक्त तो कहीं नहीं था। फिर वो स्वप्न? नगर निगम का ट्रक आकर रुका, उसमें से निगम के कर्मचारी निकले, पुलिस वाले भी। मुंह पर बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूछें लिए वे भयानक चेहरे आगे बढ़े। सुदर्शन लाल का सारा सामान उठाया और ट्रक में पटक दिया। सुदर्शन लाल अपने सामान से लिपट गया। मर जाऊंगा, सामान नहीं जाने दूंगा। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बाबूराम अपने खोखे को ताला लगाकर भाग लिया। पुलिस वालों का डंडा हवा में लहराया। सुदर्शन लाल के माथे पर एक लाल रेखा उभर आई। देखते ही देखते दुकान का दरवाज़ा भी उतर गया। सुदर्शन लाल पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, हरामजादों, देख लो, हो गई तुम्हारे मन की मुराद पूरी। दीवार सीधी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझी पर दीवार चिनवा दो, छोड़ूंगा नहीं कमीनों। गरीब के पेट पर लात मारी है, महंगी पड़ेगी कुत्तों। सब कुछ शांत हो गया, दीवार सीधी हो गई। सुदर्शन लाल फिर वहाँ से 5 गज दूर वृक्ष के नीचे अपने पुराने सामान के साथ रोटी का जुगाड़ करने जा बैठा। 2 मजदूर उस दीवार पर रंग करने आ पहुँचे थे। एक ने बीड़ी सुलगा ली थी, डिब्बे में रंग मिलाया और काम शुरू। सुदर्शन लाल अपने भविष्य पर रंग पुतता देख रहा था, देखता रहा। सुदर्शन लाल की दोनों आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने महसूस किया कि दीवार पर किया रंग, ढलते सूरज का रंग
और उसके आंसुओं का रंग एक ही है। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी एक ही रंग। एक साधनहीन गरीब व्यक्ति अपने वजूद के लिए संघर्ष करता हुआ, जूझता हुआ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे। आपका दिन मुबारक हो, शुभ हो, मंगलमय हो।